अब बारी आ गई है ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन की। अब मैंने एक स्टेप ही लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस इज़ रेगुलेटेड बाय 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स। अभी हमने पढ़ा भी था कि सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं। ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, अब हम जो रेगुलेशन है वो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज की करेंगे। फिर दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप है जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, हम ये पी एफ के 1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की हम रेगुलेशन पढ़ेंगे। और फिर एंड पे है पायरुवेट काइनेज जो इरिवर्सिबल स्टेप है, और फिर हम इसकी रेगुलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, लेकिन इससे पहले ये हम देख लें कि रेगुलेशन होती कैसे है। रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है? रेगुलेशन का मैकेनिज्म है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट है कि नहीं। अगर एक सबस्ट्रेट है जिस पर एंजाइम एक्ट कर सकता है तो फिर वो एंजाइम एक्ट करेगा। अगर सबस्ट्रेट ही नहीं है तो एंजाइम फिर एक्ट ही नहीं करेगा। एक रेगुलेशन ऐसी होगी। और एक रेगुलेशन होती है कोवलेंट मॉडिफिकेशंस। कुछ एंजाइम्स ना उनकी डीफॉस्फोराइलेशन कर देना तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ फिर फॉस्फोराइलेशन कर दें तो वो इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव हैं तो अपना काम करेंगे, इनएक्टिव हैं तो अपना काम नहीं करेंगे। तो इस तरह ये होगी इनकी एक और रेगुलेशन की टाइप। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पहला स्टेप है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। इसमें यूटिलाइज हुई एटीपी, और ये किसकी वजह से हुआ? हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। अब इन दोनों के एंजाइम्स के डिफरेंस कर लेते हैं। तो अब इन दोनों एंजाइम का डिफरेंस क्या है? जो हेक्सोकाइनेज है और जो ग्लूकोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज मतलब हेक्सोज, मतलब एक ब्रॉड टर्म है। ग्लूकोकाइनेज जो सिर्फ ग्लूकोज के लिए है। हेक्सोकाइनेज होगा फिर और तमाम टिश्यूज़ के अंदर। जो ग्लूकोकाइनेज है ना, आप देखिए हम ग्लूकोकाइनेज से पहले स्पेसिफिक है, वो प्रेजेंट होगा लिवर और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर। और जो ग्लूकोकाइनेज है वो स्पेसिफिक होगा ग्लूकोज के लिए। और जो हेक्सोकाइनेज है ना वो ग्लूकोज पे भी एक्ट कर सकता है, फ्रक्टोज पे भी एक्ट कर सकता है। और जो हेक्सोकाइनेज है ना वो इनहिबिट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। मतलब जो ये प्रोडक्ट है ना, अभी हमने पढ़ा था कि जो अवेलेबिलिटी सबस्ट्रेट है ना, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले ही ज़्यादा हुआ है। तो वो फिर हेक्सोकाइनेज को कहेगा मैं तो पहले ही ज़्यादा हूँ, फिर वो इस हेक्सोकाइनेज को ना नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट कर देगा हेक्सोकाइनेज, इसीलिए वो इनहिबिट हो जाता है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ना उस पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ना कोई असर नहीं है, वो इससे इनहिबिट नहीं होता। अब बाकी ये ख्याल रखना है कि जो हेक्सोकाइनेज है ना उसकी हाई एफिनिटी ऑफ ग्लूकोज है। मतलब ग्लूकोज कहीं भी थोड़ी बहुत मिल गई ना, इसने उसको यूटिलाइज कर लेना है। और ये तमाम टिश्यूज़ में एक्ट कर जाता है, जैसे पढ़ा था। और ये एनर्जी प्रोवाइड, एक सेल को ना एक कॉन्स्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ना उसकी लो एफिनिटी है। जब तक ग्लूकोज एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड से ज़्यादा नहीं हो जाती ना, 100 mg/dl से ज़्यादा, जब मतलब आपने खाना खाया ना तो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गई है, तब ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा। मतलब थोड़ी बहुत ग्लूकोज पे ये ग्लूकोकाइनेज एक्ट नहीं करेगा। जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ी तो ग्लूकोकाइनेज आ जाएगा। इसका मतलब है ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पे भी काम करता है। ये प्रिवेंट करता है हाइपरग्लाइसीमिया। आपने मील खाया है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा थी, आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, तो फिर ग्लूकोकाइनेज आके एक्ट करेगा और फिर जल्दी जल्दी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देगा। अब इस एंजाइम की रेगुलेशन सिर्फ इतनी सी है। अभी हम इससे नेक्स्ट जो एंजाइम है ना, वो जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। अब हम उसकी रेगुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए हमने अब रेगुलेशन ऑफ करनी है पी एफ के 1। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है जो फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था ना। आपको ऐसे रेफरेंस के लिए पीछे वाला दिखा देता हूँ। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, और यहाँ फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था। अब ये रेगुलेटरी स्टेप भी है और कमिटेड स्टेप भी है। इस पे एक्ट कर रहा है पी एफ के 1। अब इसकी रेगुलेशन हम बढ़ने लगे हैं। अब ये देखें एटीपी कन्वर्ट हुई एडीपी के अंदर, और फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट फिर आगे स्टेप से बन के पायरुवेट बन गया। ये अब थोड़ा कन्फ्यूजिंग आ गया, लेकिन ना थोड़ा साथ साथ चलेंगे ना तो फिर समझ भी आ जाएगी। अब हमने देखा है कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना वो फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है पी एफ के 1 के ज़रिए। इसमें प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन ग्लाइकोलिस करवाती है। इंसुलिन है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है, इसलिए एनर्जी। अब जो एक और एंजाइम है पी एफ के 2, जैसे पी एफ के 1 है ना, जो पी एफ के 2 है ना वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2 6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे पी एफ के 1 है ना वो 1 6 में कन्वर्ट करता है ना, जो पी एफ के 2 है ना फ्रक्टोज 2 6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। जो वेल फेड स्टेट होती है, वेल फेड जब हमने खाना खाया हो तो हमारे अंदर ग्लूकोज के लेवल ना एम्पल हों, तो पी एफ के 2 ना एक्ट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 2 6 बाईफॉस्फेट। अब ये याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट, पी एफ के 1 को सबसे अच्छी तरह रेगुलेट करता है। जो सबसे पोटेंट एक्टिवेटर है ना पी एफ के 1 का, वो फ्रक्टोज वो फ्रक्टोज 2 6 बाईफॉस्फेट है। अब वो कैसे? अब ये थोड़ा ना ये कन्फ्यूजिंग है, अब ये समझना है कि फ्रक्टोज 2 6 बाईफॉस्फेट है ना, वो अगर वेलफेयर स्टेट है, वो जाके पी एफ के 1 को कहेगा ग्लाइकोलाइसिस कराओ, ग्लूकोज ज़्यादा है, इसको अब ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वेलफेयर स्टेट नहीं है, स्टारवेशन स्टेज चल रही है, मतलब ग्लूकागॉन रिलीज़ हो रहा है, स्टारवेशन में ना ग्लूकागॉन रिलीज़ हो रहा है, तो वो फिर ग्लाइकोलाइसिस को रोकेंगे। जो फिर वो जो फ्रक्टोज 2 6 बाईफॉस्फेट है ना, उसका लेवल हो जाएगा कम।
जिसका लेवल कम होगा तो पी एफ के वन को एक्टिवेट नहीं करेगा, पी एफ के वन को एक्टिवेट नहीं करेगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी और मज़ीद ग्लूकोज यूज़ नहीं होगा, क्योंकि स्टारवेशन में हमने एनर्जी करनी होती है, बचानी होती है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो एक्टिवेटर्स हैं, फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट जो हमने पढ़ लिया वो इसको एक्टिवेट करेगा पी एफ के वन को। और ए एम पी कब बनता है, जब ए टी पी यूज़ होता है तो ए टी पी कन्वर्ट होकर ए एम पी बन जाता है। ए एम पी का मतलब है बॉडी में लेवल ऑफ एनर्जी कम है तो ग्लाइकोलाइसिस फिर एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा करता है, फिर ए एम पी जाके इसके ऊपर एक्टिवेट करता है इसको कि फिर ग्लाइकोलाइसिस करवाओ और फिर ए टी पी बने। और इनहिबिटर्स हैं एटीपी, अगर बॉडी में पहले एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर ग्लाइकोलाइसिस फिर स्लो हो जाएगी, इसको जाके नेगेटिव इनहिबिशन करेगा इसका। और सिट्रेट है, सिट्रेट प्रोड्यूसर टीसीए साइकिल के अंदर, अब पाइरुवेट आगे जाके जाता है टीसीए साइकिल के अंदर, जो सिट्रेट टीसीए साइकिल में बनता है। अब एनर्जी ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब सिट्रेट है वो यूज़ भी हो रहा है, उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है टीसीए साइकिल के अंदर। तो एनर्जी जब ज़्यादा है तो ये भी फिर एटीपी की तरह नेगेटिव फीडबैक से पीएफ के वन को इनहिबिट करेगा। जो ये ना फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट है वो सीधा सीधा ऐसे ही याद रखना है कि जो फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट है ना वो इसका एक्टिवेटर है पीएफ के वन का, हमें इसको बनाना ही पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि इसका एक्टिवेटर मेनली तो फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट है ना, इसलिए जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये पी एफ के टू इस पर एक्ट करेगा, इसको करेगा फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट, और ये फिर पी एफ के वन में एक्ट करेगा, और पी एफ के वन फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है ना हमारे पास एक्सेस में है, इस पे एक्ट करेगा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज 2 एफ के टू इसको कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 6-2,6-बाइफॉस्फेट, ये इस पे एक्ट करेगा और ये पॉजिटिव फीडबैक से, और पी एफ के वन फिर इसको 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और आगे ग्लाइकोलाइसिस चल जाएगी। अब इससे ओपोजिट देखते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी लो होगी तब क्या होगा, अब ये भी क्वेश्चन आ ही सकता है ना। तब जो ये फ्रक्टोज 2,6-बिस-फॉस्फेट है ना ये वापस कन्वर्ट बैक हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर, किस एंजाइम के ज़रिए, यहाँ समझना है ये एंजाइम यहाँ यूज़ होगा फ्रक्टोज 2,6-बिस-फॉस्फेटेज। जहाँ भी फॉस्फेटेज आ गया ना, फॉस्फेटेज का मतलब है जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव कर दिया। अब ये कब एक्टिवेट होगा, अगर ये एक्टिवेट होगा ना जो फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट है ये वापस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो पी एफ के वन है ना वो खुद ब खुद ना फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, उसको ना फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट होना ज़रूरी है फिर इसकी एक्टिवेशन होगी, अकेला फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट होगा ना फिर पी एफ के वन काम नहीं करेगा। अब ये किस सूरत में होता है, जब होगी स्टारविंग या फास्टिंग, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा, वो आएगा वो फिर जो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, जो ये फॉस्फेटेज एंजाइम है ना वो इसको कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। अब फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया, फिर पी एफ के वन की एक्टिवेशन नहीं होगी। अब मैंने इसको पूरी तरह इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया, ये समझ आ जानी चाहिए, नहीं समझ आती तो फिर वीडियो को दोबारा से देख लेना। अब हमारी जो थर्ड रेगुलेशन है, थर्ड स्टेप है, वो है पायरुवेट काइनेज का। जो पीईपी पढ़ा था ना हमने वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट काइनेज की मदद के से। अब इसकी रेगुलेशन में क्या है, ये इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी, इसकी एक्टिवेशन होगी जो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है ना जो पी एफ के वन का प्रोडक्ट था वो प्रेजेंट होगा, वो फिर आगे चलता चलता पीईपी में कन्वर्ट होगा, वो मतलब वो ज़्यादा होगा तो फिर पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, एक तो ये एक्टिवेशन होगी। और फिर हमने पढ़ा था कि कोवलेंट मॉडिफिकेशंस के एंजाइम की डीफॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेशन से ना एंजाइम एक्टिव या इनएक्टिव हो जाता है। तो जो पायरुवेट काइनेज है ना, पायरुवेट काइनेज इसकी डीफॉस्फोराइलेशन कर देना तो ये हो जाता है एक्टिव, और फॉस्फोराइलेशन कर दोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है इस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया ना इसने हो जाना है इनएक्टिव, और डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया ना तो इसने एक्टिव हो जाना है। अब जो डीफॉस्फोराइलेशन है ना वो करवाता है इंसुलिन, फॉस्फोराइलेशन करवाता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन कब रिलीज होता है, जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा तो फिर वो इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा देगा इस एंजाइम की। अब ग्लूकागॉन है, अब ग्लूकागॉन है ना वो बॉडी में तब रिलीज होगा जब बॉडी स्टार्वेशन के अंदर है, फास्टिंग के अंदर है, वो फॉस्फोराइलेशन करवाएगी, इसको इनएक्टिव करवाएगी कि और ग्लूकोज को ना तोड़ो पहले ही कम है, तो फिर वो इसको एंजाइम को करेगी इनएक्टिव। अब हमने ये समझना है कि वो एंजाइम को इनएक्टिव करेगी कैसे, तो वो इनएक्टिव करती है प्रोटीन काइनेज ए की मदद से। अब सबसे पहले बॉडी को स्टिमुलस आया, अब मैंने इसको इधर कर देने लगा, बॉडी में ना स्टिमुलस आया कि भाई ग्लूकोज है कम, ग्लूकोज कम है तो भाई ग्लूकागॉन रिलीज हुआ। अब ग्लूकागॉन है ना उसने जाना है
सेल पे, उसने करवा देना है एटीपी को, एडिनाइल साइक्लेज को ना एक्टिवेट करवा देना है। एडिनाइल ये हमेशा ना वर्ड ये मुश्किल है बोलना ना, एक तो एडिनाइल साइक्लेज, इसने फिर पता क्या करना है, इसने करना है एटीपी को ना, एटीपी को कन्वर्ट कर देना है कैंप के अंदर, एटीपी को कैंप में कन्वर्ट कर देना ना। अब ये जो कैंप है ना, कैंप ने ना फिर एक्ट करना है प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर, प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा इन एक्टिव प्रोटीन काइनेज के अंदर। अभी जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए है ना, अब प्रोटीन काइनेज ए है ना, इसने जाके ना, अभी इससे मैंने क्या देखा था, ग्लूकागोन क्या कहता है, फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए है ना, इसने जाना है पायरुवेट काइनेज के पास, उसकी जाके करवा देनी है फॉस्फोराइलेशन, इस पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा देना है। फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया तो ये हो जाएगा इनएक्टिव। क्या होगा, ग्लूकोज कम है, ग्लूकागोन रिलीज हुआ, उसने ना एडिनाइल साइक्लेज है उसको एक्टिव करना है। एडिनाइल साइक्लेज ने एटीपी को कन्वर्ट कर देना है कैंप के अंदर, और जो कैंप है ना उसने फिर प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव है जो, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो प्रोटीन काइनेज ए है ना, हमने क्या पढ़ा है कि ग्लूकागोन करवाता है फॉस्फोराइलेशन, उसने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया और फिर ये बंद हो जाना है स्टेप, यहाँ से ये रेगुलेशन होगी। अच्छा, ये फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का कंसेप्ट पता है क्या है आपने ना, बस एक थोड़ा सा जनरल टर्म है, इसकी थोड़ी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे सिलेबस में है ना, कि जो एंजाइम्स डीफॉस्फोराइलेशन कर दोगे एंजाइम्स ज़्यादातर की, तो वो एक्टिव हो जाएंगे, और इंसुलिन है ना वो करती है डीफॉस्फोराइलेशन, ये आप ना ऐसे लिख के रख लो। और जो ग्लूकागोन है ना वो करवाता है फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन एंजाइम्स की करें तो इनएक्टिव हो जाती हैं। ये तो बस ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा कहते हैं ना, एक जुगाड़ सा है, मतलब ये कोई फुल रूल, एक फैक्ट या रूल नहीं है। इसके आएंगे एक्सेप्शंस, मेरा ख्याल है एक जाके आप पढ़ोगे उसमें, लिपिड मेटाबॉलिज्म में जाके पढ़ोगे, और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ोगे। बाकी आपके ग्लाइकोलाइसिस में जो डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, कहीं उसका मतलब एक्टिव हो गया एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन हो गया तो इनएक्टिव हो गया, मतलब वेलफेयर स्टेट है तो डीफॉस्फोराइलेशन होगी एंजाइम की, फिर वो ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे। यहाँ से ना आपका ना ये लेक्चर ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें मैंने सारे लेक्चर में इसमें ये भी हो गया है आपका, उसमें रेगुलेशन भी हो गया है, हमने उससे पहले इसके रिएक्शंस भी पढ़ लिए हैं। इसका क्लिनिकल है, बुक में लिखा हुआ है, मैंने ना इसके इधर ही लिख दिया है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। ये क्लिनिकल है आर्सेनेट पॉइजनिंग। अब आर्सेनेट प्रेजेंट होगा ना, आर्सेनेट कम्पीट्स विद फॉस्फेट फॉर बाइंडिंग साइट ऑन G3P डिहाइड्रोजिनेज। G3P डिहाइड्रोजिनेज हमने कहाँ पढ़ा था, हमने G3P डिहाइड्रोजिनेज पढ़ा था इधर, ये देखें G3P को जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करता है, कम्पीट विद फॉस्फेट। यहाँ मैं एक लिखना भूल गया कि जो G3P है ना, अब इसके ये बाईफॉस्फोग्लाइसरेट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे एक ना फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ये ना ब्लंडर हो गया ये, लेकिन ना इसका बस यही है कि यहाँ ना फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और NADH में कन्वर्ट होता है। अब ये जो आर्सेनेट है ना, वो यहाँ पे G3P डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर ना फॉस्फेट ग्रुप को लगने नहीं देता, वो खुद आके इस पे एंजाइम पे लग जाता है, और ये फिर ना एंजाइम ही कोई काम ही नहीं कर सकता, इससे फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस भी रुक जाएगी। इसलिए क्लिनिकल है आर्सेनाइड पॉइजनिंग। फिर एक होती है आर्सेनाइड पॉइजनिंग भी होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसके अंदर TCA साइकिल पे, और उसमें पढ़ेंगे PDH कम्प्लेक्स के अंदर, उसमें वो आता है आर्सेनाइड, जो आर्सेनेट है ना वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका यहाँ पे टॉपिक मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़।